हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट 2 फिजिक्स का चैप्टर 1, ठीक है, जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हमने पार्ट 1 में आपको बहुत सारी इस चैप्टर की चीज़ें बता दी हैं, जो कुछ चीज़ें बाकी थी और हम नहीं बताए थे उस पार्ट में, तो हम इस पार्ट में आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो आप इस पार्ट में हम अगले सारे पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे, फर्स्ट चैप्टर को, ठीक है। तो पार्ट 2 में आज हम पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो कॉपी नोट्स लेके आप बैठ जाइए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण क्या है। क्या गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले, गोलीय दर्पण किसी कांच की, कोई एक कांच है उसके खोखले गोले यानी जो खोखला भाग है उसके खोखले गोले के कटे हुए भाग, यानी जो भाग हमने काट, जैसे हमारा कोई सर्कल, मान लो ये कोई गोला है, मान लिया ये कोई गोला है, तो इसका ये हमने इतना ये काट दिया, ये काटा, तो इसका ये कटा हुआ भाग, यानी किसी गोले दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग, यानी खोखला गोला है ये अंदर का भाग खोखला है ना, तो ये खोखले गोले के ये कोई काट दिया इतने से, तो ये कटा हुआ भाग, क्या कटा हुआ भाग होते हैं। कटे हुए भाग वे होते हैं जिनके एक तल पर चांदी, जैसे हमने मान लो कि एक तल पर ये इधर इस तल पर या फिर इस तल पर क्या करते हैं, चांदी अथवा पारे की पॉलिश करते हैं। चांदी और पारे की क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, यानी चांदी और पारा क्या करते हैं, उसमें पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड पेंट कर दिया जाता है, यानी लाल रंग का आयरन ऑक्साइड होता है, उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इनका दूसरा तल क्या होता है, चमकदार हो जाता है और ये गोलीय दर्पण बन जाता है, यानी दर्पण का रूप ले लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले, मान लिया है हमारा कोई कांच का गोला है, ठीक है, ये कांच का कोई गोला है, ठीक, तो इसके खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं, यानी कोई भाग होते हैं जिनके एक तल पर, यानी एक तल हम छोड़ देंगे और एक तल पर क्या करेंगे, चांदी और किसके पारे की पॉलिश कर देंगे, ठीक है। पॉलिश करना आपको पता ही होगा, ठीक है, उसके ऊपर पॉलिश कर देंगे, ठीक। पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। लाल रंग का होता है आयरन ऑक्साइड, इसका पेंट हम कर देते हैं, ठीक है। इसका दूसरा तल क्या हो जाता है, पेंट करने से इसका दूसरा तल क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आया। अब देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सा है, आपका गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के, ठीक है। कितने, 2 प्रकार के गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए सभी लोग, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक। तो पहला कौन सा है, अवतल, और दूसरा हमारा है उत्तल, ठीक है। अवतल और उत्तल सबको पता रहता है, इसकी डिफिनेशन, ठीक है, पता है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए, पता है सभी को, ठीक, बिल्कुल पता होगा। गोलीय दर्पण, जैसे गोलीय दर्पण होता है तो उसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, हम इसका यूज भी बहुत करते हैं, ठीक है। तो सबको पता होगा, नहीं पता तो फिर देखिए आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं क्या होता है भाई, अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक। अवतल दर्पण देख लेते हैं हम। यदि खोखले गोले की, ये क्या कह रहा है हमसे,
कि यदि खोखले गोले के, बार बार वही रिपीटेड बता रहा है आपको और समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा कि ये मिलता जुलता है सब कुछ। क्या है? मिलता जुलता है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का सा डिफरेंट है, बाकी वैसा ही है। ठीक है, बहुत इजी परिभाषा है और तुरंत आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है परिभाषा, इसकी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा हमसे, क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग, कोई खोखला गोला है तो उसका कटा हुआ एक भाग यानी दूसरा पार्ट हमको कुछ नहीं करना है, एक भाग में से उसके उभरे हुए यानी उभरे हुए उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। उभरा हुआ क्या माना जाता है? ये जो उठा हुआ है ये हमारा क्या है? उभरा हुआ यानी उत्तल। ठीक है, इसको उत्तल कहते हैं। फिर उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी जो उभरा हुआ है तो हम इस पर, मान लो ये उभरा हुआ है तो इस पर अगर हम कलई कर देंगे, ये कलई कहलाती है। क्या कहलाती है? कलई या पेंट कहलाता है, पॉलिश कहते हैं इसको, पॉलिश कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तल होगा अंदर वाला, ये तल, ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। ठीक, समझ में आया? बहुत इजी था ना? आगे समझ में? जिसको नहीं आया वो एक बार और देख लेगा। यदि खोखले गोले के कटे हुए भाग में से उसके उभरे हुए यानी उत्तल दर्पण के, मान लो ये उत्तल दर्पण के एक भाग पर क्या करते हैं? कलाई कर देते हैं, जिससे अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, मतलब ये जो उभरा हुआ भाग है इसमें क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट, जैसे हमने अवतल दर्पण का पढ़ा उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारा उत्तल बन जाएगा। ठीक, कैसे? वेरी सिंपल है, चलिए देखते हैं कैसे। यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग से, यहाँ तक पूरा सेम है, बोलिए सेम है ना? यदि खोखले गोले के एक भाग से उसके धसे, अब यहाँ से देखिए मेन पॉइंट यहीं पर है। ठीक, मेन पॉइंट यहीं पर है। क्या है? धसे। धसे यानी अवतल। आपको अभी बताया उभरा, ये जैसे हमने ये लिया, ये गोला बनाया तो इसका ये जो भाग है बाहरी, ये क्या है? उभरा हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? उभरे हुए को हम क्या कहेंगे? उत्तल। क्या कहेंगे? उत्तल। और ये जो धसा हुआ है ये अंदर का, ये इधर वाला, तो इसको क्या कहेंगे? अवतल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ये धसे यानी अवतल। ठीक है, धसे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है। अभी हमने किया, यहाँ पे आपको मेन पॉइंट समझ आया जा रहा है, ध्यान से देखिए। अभी हमने कहा कि उभरे हुए भाग पर पेंट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि हम धसे हुए भाग पर पेंट करेंगे। किसमें? धसे हुए भाग पर पेंट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? बताइए क्या बन जाएगा? ये हमारा धसे हुए भाग पर करेंगे तो हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण। क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक, पॉइंट समझ में आया? एक पॉइंट एक तरीके से और आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया कोई चम्मच ले लीजिए आप, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, मान लिया हमने कोई चम्मच ले लिया तो उस चम्मच का जो गहरा वाला भाग होता है, अंदर वाला, तो वो हमारा क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। और जो उसका पीछे का भाग होता है जो उभरा हुआ रहता है, जो जैसे ये हमारा कलछुल है, ठीक, कलछुल ही बोलते हैं ना, कोई चम्मच बोलता है, कोई कलछुल बोलता है। ठीक, तो ये जैसे हमारा कलछुल है, ये चम्मच है, कुछ भी मान लो, ये स्पून है, तो क्या कहेंगे? इसका ये जो गहरा वाला रहता है, ऐसा रहता है, ये जो गहरा वाला रहता है, तो ये क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। जी, ये अवतल दर्पण कहलाता है। और इसका जो उल्टा वाला भाग होता है, ये मतलब पीछे का भाग, तो हमारा क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ठीक, इतना समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे समझ में आया। ठीक है, तो हमने क्या कहा? यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग से उसके धसे यानी अवतल, धसे हुए भाग पर क्या करते
कलाई कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण देख लेते हैं क्या है। तो गोलीय दर्पण देख लेते हैं, गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक है, पहले उत्तल अवतल देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, इससे आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, फिर उसको बाद में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, उत्तल अवतल, ये हमने बनाया है आपके लिए डायग्राम। ये देखिए, ये अवतल दर्पण का है और ये उत्तल दर्पण का है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा धंसा हुआ भाग है। क्या है? धंसा हुआ भाग है ना। जैसे हमने गोले को काटा, इसको आप उल्टा करके ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक गोला बन जाएगा, सर्कल। ठीक, तो ये जो धंसा हुआ भाग है यानी अंदर का पार्ट है, तो ये हमारा क्या बन गया? अवतल दर्पण। क्या बन गया? अवतल दर्पण। तो जब इसमें से प्रकाश किरण आती है, ये प्रकाश किरण आती है तो क्या होता है? यहाँ इस बिंदु पर गिरती है और परावर्तित होकर इस पृष्ठ से टकराकर क्या करती है? पृष्ठ से टकराकर क्या होता है? वापस उसी दिशा में लौट जाती है। क्या करता है? वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? आने वाली किरण को क्या कहते हैं? बताइए सभी लोग। इससे पहले बता चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, जो पार्ट 1 देखे होंगे वो सब बता लेंगे, जो नहीं देखे वो जाके देख लें। ठीक है, तो देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो क्या है? आने वाली किरण, यानी जो किरण, प्रकाश किरण सबसे पहले आती है, क्या करती है? आती है, यानी आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो पृष्ठ से टकराकर यानी पृष्ठ पर गिरती है, फिर पृष्ठ से टकराकर क्या होता है? उसी दिशा में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित। यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन। तो यहाँ पे परावर्तन होता है तो इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? उभरा हुआ भाग। क्या है? उभरा हुआ भाग। बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं सबको। इससे अगर नहीं समझ में आया तो फिर ना समझ में आएगा, इसीलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो क्या है? ये उभरा हुआ भाग है। क्या है? उभरा हुआ भाग। अब इसमें से प्रकाश की किरण हम यहाँ पे क्या करते हैं? कलाई कर देते। पहले क्या करते हैं? कलाई करते हैं। जब यहाँ पे कलाई करेंगे तो यह हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण। क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। धंसे हुए भाग पर करेंगे। वेरी सिंपल इजी तरीका है। मान लो एक ट्रिक मान लो। क्या ट्रिक मान लो समझने के लिए? क्या करेंगे? अगर हम धंसे हुए भाग में पॉलिश करेंगे या कलाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण बनेगा। और अगर उभरे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे, कलाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। है ना इजी? आ रहा है ना समझ में? एकदम आसान ट्रिक है, इसमें आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हो कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या डिफरेंट है। हमको नहीं पता क्या कहते हैं उत्तल अवतल में। वेरी इजी है, तुरंत आप समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया आपको, और नहीं समझ में आया तो फिर और समझा देते हैं। जैसे क्या है ये? धंसा हुआ भाग। धंसे हुए भाग में करेंगे तो उत्तल बनेगा और उभरे हुए भाग में करेंगे तो अवतल बनेगा। ठीक, इतना समझ में आया? अब प्रकाश किरण जब आती है तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? उभरे हुए भाग पर गिरती है और अवतल दर्पण में धंसे हुए भाग पे जाती है। ठीक, जिसमें पॉलिश की होती है उसमें प्रकाश किरण नहीं गिरती है, उससे परावर्तन नहीं होता। यानी जिसमें पेंट कर दिया जाता है उसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। यानी प्रकाश की किरण आएगी तो उसमें कुछ नहीं होगा, वो किरण वापस नहीं हो पाएगी। ठीक है, परावर्तन की क्रिया यहाँ पे नहीं होती है। तो उत्तल अवतल आपको समझ में आया? अब देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें ये जानेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से पॉइंट है। तो इसमें हमने इतने पॉइंट लिखे हैं, इसके बाद इसको इरेज करके फिर अगले पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है हमारा? दर्पण का ध्रुव। क्या है? दर्पण का ध्रुव। तो हम दर्पण का ध्रुव देख लेते हैं क्या बता रहा है इस अपने डिफिनेशन में। देखते हैं क्या है। गोलीय दर्पण के परावर्तक
गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल है, यानी जिससे प्रकाश किरण आती है और क्या होती है, परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। क्या होती है, आती है, परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, इसको क्या कहते हैं, परावर्तक तल। क्या कहते हैं, परावर्तक तल, जिससे टकराती है। ठीक, उस तल को क्या कहते हैं, परावर्तक तल। ठीक, इतने समझ में आया, यहाँ पे परावर्तक तल तक समझ में आया। तो क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक, ये गोलीय दर्पण की परिभाषा है, तो इसलिए गोलीय दर्पण से संबंधित है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, क्या कह रहा है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु। ठीक है, बीच, सेंटर। ठीक, सेंटर पॉइंट इसको कहते हैं। तो मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम देखते हैं, देखो ये देखिए, दिख रहा है दर्पण का ध्रुव, जिसके मध्य में जो रहता है, ये मध्य में परावर्तक पृष्ठ पे मध्य पे रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। जब परावर्तक तल होता है, तो जब प्रकाश किरण आती है, जिस पृष्ठ से टकराती है, उसी को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं वक्रता केंद्र क्या है। क्या, इतना समझ में आया, वक्रता केंद्र देख लेते हैं। छोटी छोटी परिभाषा हम आपको बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपको क्या पूछ लिया या क्या ना पूछे ये हमको ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि कोई भी पेपर देख के नहीं आता है, और जो इस तरह तैयारी करते हैं कि यही आएगा, वो उनका नंबर अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में क्या आने वाला है ये सबको पता नहीं होता है, तो इसलिए हमें ऑल टोटल जो भी हमारे सिलेबस में है हमको पढ़ लेना चाहिए। जब हम सब कुछ पढ़े रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे परसेंटेज अच्छे ना बने। ठीक है, या हम टॉप ना करें। अगर हम अच्छे से अच्छे तैयारी करेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं जाएंगे, तो हमारे परसेंटेज 100% बनेंगे और हम एग्जाम को एकदम अच्छे से दे के आएंगे। ठीक है, यह हो सकता है टॉपर भी आ जाए। टॉपर के लिए भी पढ़ाई करनी चाहिए एकदम अच्छे से। ठीक है, टॉपर आना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप कोशिश करें तो कर सकते हैं, हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वक्रता केंद्र, क्या है हम देख लेते हैं। ये बात तो होती रहेंगी कि कौन क्या आएगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को, क्या, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कह रहा है ये, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यानी सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये सेंटर, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। ये हमारी जो प्रकाश किरण आती है और जिस बिंदु पर टकराती है, तो वो बिंदु क्या बन जाता है, वक्रता केंद्र बनता है। क्या बनता है, वक्रता केंद्र। ठीक, ये सेंटर पॉइंट। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम वक्रता त्रिज्या क्या है। क्या, हमने वक्रता केंद्र देख लिया, दर्पण का ध्रुव देख लिया, अब हमें क्या देखना है, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या देखते हैं। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कह रहा है, वेरी सिंपल है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वक्रता केंद्र, अभी हमने पढ़ा ना वक्रता केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र कह रहा है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक, यानी दर्पण का जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, क्या की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहलाती। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ से, ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है,
वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव, ये हमारा क्या है, ध्रुव। तो यहाँ से ये जो इतनी दूरी है, क्या है, दूरी, तो ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक, इसको किससे प्रदर्शित करते, त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आर से। ठीक, मुख्य अक्ष देख लेते हैं हम क्या है। ठीक, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, क्या, मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कह रहा है ये, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, मिलाने वाली सरल रेखा, जो रेखा है वही मुख्य अक्ष कहलाती है। ये यानी ये पॉइंट, ये रेखा जो है ये मिला रही ना इसको, तो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो एक हमने उत्तल का बनाया है, ये अवतल का बनाया है। ठीक, समझ में आया आपको, बहुत ही इजी था ना। अब इसके आगे का हम देख लेते हैं, अगले पॉइंट क्या है। तो चलिए हम इसके आगे पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो हमारा क्या हो गया था, अब हमारा क्या देखना है, मुख्य फोकस या फोकस। क्या देखना है, मुख्य फोकस या फोकस। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं हम, इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी मुख्य फोकस किसको कहते हैं या फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी गोलीय दर्पण की, यानी किसी गोलीय दर्पण की, क्या कह रहा है ये, किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के, यानी मुख्य अक्ष के, मैंने अभी भी आपको बताया मुख्य अक्ष कहाँ होता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर यानी सामने। ठीक है, समांतर आने वाली आपतित किरण, यानी जो किरण आ रही है, आपतित किरण मैंने बताया ना अभी भी, जो किरण आ रही है यानी आपतित किरण, यानी आने वाली आपतित किरण, आपतित किरणें दर्पण से परावर्तक के पश्चात मुख्य अक्ष के, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से यानी जो बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, जो बिंदु बीच में पड़ेगा, इसे कहने का मतलब है जो बिंदु बीच में पड़ेगा, जो जिस बिंदु से जाती है वही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। कहने का इसका मतलब ये है कि जैसे कोई बिंदु है तो उससे जो बिंदु से जाती है, ये बिंदु, ये हमारा, ये जैसे आ रहा है तो इस बिंदु से जा रही है ना, देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर, क्या कह रहा है ये, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, बोलिए है, हाँ ठीक, इतना समझ में आया, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, फिर ये कह रहा है आने वाली आपतित किरण, ये किरण आपतित आ रही है, ये किरण जो है ये सब आ रही है ना, आने वाली आपतित किरण, इतना समझ में आया। ठीक है, आने वाली आपतित किरण, जो भी किरणें हैं, ठीक है, दर्पण से परावर्तक के पश्चात, ये दर्पण है, इससे पृष्ठ से टकराकर क्या करती हैं, पृष्ठ से टकराती हैं, पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु से जाती हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एकदम इजी है। क्या कह रहा है ये, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी हमारा ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, ये इसके समांतर क्या हो रहा है, इसके समांतर क्या है, आपतित किरणें, यानी आने वाली किरणें। ठीक है, आपतित किरणें यानी आने वाली किरणें, क्या, आपतित किरणें क्या होती है, दर्पण के पृष्ठ से टकराकर, यह हमारा दर्पण है, इसके इस पृष्ठ से टकरा रही हैं, इस पृष्ठ से, ये इस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होकर जिस बिंदु से जाती हैं, परावर्तित होती है यानी जिस बिंदु से जाती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या करती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, फोकस या मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, फोकस या
मुख्य फोकस कहलाता है। ये आपको समझ में आया? बहुत ही आसान है, एकदम इजी, कोई टफ नहीं है। डायग्राम के माध्यम से आप तुरंत इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई टफ नहीं है। तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। क्या कह रहा है ये? किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें पदार्थ से परावर्तन के पश्चात, क्या कह रहा? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है। ठीक, वेरी इजी है नहीं है? बिल्कुल इजी है। आप देखिए डायग्राम के माध्यम से क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर जो समांतर रेखा गई है, क्या समांतर रेखा गई है, उससे क्या आने वाली आपतित किरणें, क्या कह रहा है? आने वाली आपतित किरणें, ये आपतित किरणें हैं, ये किरणें आ रही, ये आने वाली आपतित किरणें क्या कह रही हैं कि पृष्ठ से टकराकर, दर्पण के पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु से जाके मिलती हैं वही बिंदु फोकस कहलाता है, ये मुख्य फोकस कहलाता है। एक और इसमें देखिए, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात ये जो किरणें हैं, ये आपतित किरणें, ये हमारी क्या है? आपतित किरणें, ठीक है। आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ से, ये पृष्ठ से टकराती हैं और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये जिस बिंदु पर मिल रही है वो क्या कहला रहा? हमारा फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। क्या? फोकस या मुख्य फोकस। ठीक, इतना समझ में आया? फोकस दूरी देख लेते हैं। क्या? फोकस दूरी, एक मिनट, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? एफ से करते हैं। किससे करते हैं? एफ से। ठीक, अब फोकस दूरी देख लेते हैं। फोकस दूरी क्या है? गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी मुख्य फोकस के बीच में, बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कह रहा है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस, यानी एक ध्रुव ले लो, एक मुख्य फोकस ले लो, उसके बीच में जो भी दूरी होगी वही हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, वही हमारी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। जैसे ये देखिए, ये हमारा फोकस है, मुख्य फोकस है, हमारा मुख्य फोकस, और क्या कह रहा है? ध्रुव, ये हमारा क्या है? ध्रुव। ठीक, ये ध्रुव, इसके ये बीच की दूरी क्या कहला रही है? मुख्य फोकस दूरी क्या कहला रही है? फोकस दूरी। ठीक, समझ में आया ना? ये फोकस है, ये हमारा ध्रुव है, और ध्रुव के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। क्या होता है? R/2। ठीक है, इतना समझ में आया? अब फोकस तल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम? फोकस तल किसको कहते हैं? ठीक, क्या कह रहा है भाई? इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, क्या कह रहा है? दर्पण के मुख्य अक्ष, उसके लंबवत, यानी लंबवत यानी 90 डिग्री का जो कोण बना है, लंबवत किसको कहते हैं? जो सीधा सीधा हो और 90 डिग्री का वो बनाता है एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, उसी को लंबवत कहते हैं। ठीक, समझ में आया? तो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस क्या कहता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल दर्पण का तल, समतल दर्पण को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। यही फोकस तल होता है, ये जो पृष्ठ होता है, ठीक है, ये फोकस तल होता है। अब दर्पण का द्वारक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? दर्पण का द्वारक, ये हम बता भी चुके हैं आपको, एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल के, क्या कह रहा है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं।
M1 M2 जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये परावर्तक तल के ये व्यास पे आ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं इसको, दर्पण का द्वारक। इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं M1 M2 से, या कोई और नाम से भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्या बच्चा हमारा, इतना आपको समझ में आई। ये अवतल दर्पण का ऐसे बनता है जब प्रकाश किरण आती है, और उत्तल दर्पण का ऐसे बनता है। आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, इसमें से देख के। ठीक, अब देखते हैं दर्पण का सूत्र क्या है। क्या देखते हैं, दर्पण का सूत्र। हमारा अगला है दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन। क्या, दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन। ठीक, तो देख लेते हैं दर्पण का सूत्र क्या है तुरंत। गोलीय दर्पण में ध्रुव से, क्या कह रहा है ये, बहुत ही आसान है ना। सबको अच्छा लग रहा है वीडियो, हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं। अरे बहुत सीरियस होके आज पढ़ाए हैं, थोड़ा सा चिल नहीं किए हैं। ठीक है, आज हम भी सीरियस है, इसलिए सीरियस होके पढ़ा रहे हैं, पर थोड़ा सा करेंगे, चिंता मत करिए, जाते जाते आपको थोड़ा हंसा के जाएंगे। ठीक, हाँ, हंसना है कि नहीं हंसना, थोड़ा हंसा भी करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। हंसता हुआ चेहरा ज्यादा अच्छा लगता है सभी का। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा, ये नहीं है कि फिर सीरियस ना हो, आप सीरियस होके भी पढ़ा करो, और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी बीच में थोड़ा बहुत कर लिया कर, ताकि बोरिंग ना लगे आपको स्टडी। और स्टडी को बोरिंग जैसे बना के नहीं चलना हमें। ऐसे जैसे गेम खेलते हैं तो गेम बहुत पसंद होता है, नहीं करना ही करना है, मतलब उसके फोकस एकदम हो जाता है, वैसे ही बनाओ स्टडी को। ठीक है, स्टडी को बना लो गेम। क्या बना लो, गेम। मतलब हमें गेम है तो गेम में जीतना ही जीतना है। हमारा मेन टारगेट क्या है, इसको पूरा लर्न करना और अच्छे नंबरों से पार करना। यानी किसी भी एंट्रेंस या किसी भी एग्जाम को, जो भी यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसको क्या करना, क्रैक करना, निकालना। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। दर्पण का सूत्र देख लेते हैं। भाई दर्पण का सूत्र भी लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। गोलीय दर्पण में क्या कह रहा है ये, गोलीय दर्पण में ध्रुव, गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी, क्या, ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। यानी ध्रुव से बिंब की दूरी u। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, u और VF में संबंध बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए और पढ़िए अच्छे से। ठीक है, तो देखिए हैं, गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब की u, यह कहलाती है u। यह बहुत पूछा जाता है, जब न्यूमेरिकल आता है तो UVF दे देता है, या फिर आपको बिंब दे देता है, तो UVF का फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या कहलाती है, बिंब की दूरी u कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब का पूछे तो आपको क्या लगाना है, v, क्या कर रखना है, v कहलाती है। ठीक है, तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है हमारी, f कहलाती है। क्या कहलाती है, f। एक बार फिर से देखते हैं, क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण से ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, बिंब दूरी। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। सभी लोग बोलिए, किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। ठीक है, फिर है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। क्या कह रहा है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, v कहलाती है। क्या कहलाती है, v। तथा ध्रुव से क्या, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है हमारी, f कहलाती है। ठीक है, अब UVF में संबंध देख लेते हैं, मतलब UVF में सूत्र क्या बनता है वो हम देख लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनता है, 1/F = 1/B + 1/U। ठीक है, इजी है ना, इसको याद कर लीजिएगा आप। 1/F = 1/U + 1/U, 1/B + 1/U। ये फॉर्मूला ये पूछा जाता है, उसमें यूपी बोर्ड में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये सूत्र का है, ये दर्पण का सूत्र है। क्या है,
ये दर्पण का सूत्र है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंटली पढ़ लेना, और इसमें जो भी है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबको ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक, और नोट करते जाइएगा। आवर्धन क्या है देख लेते हैं। किसी भी स्थिति में, क्या कह रहा है ये, किसी भी स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई, किसी भी स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी। इसमें देखिए, किसी भी स्थिति में, यानी कोई भी स्थिति हो उसमें प्राप्त, यानी जो भी प्राप्त किए हैं प्रतिबिंब की जो भी लंबाई है, क्या है, प्रतिबिंब की जो भी लंबाई है, थोड़ी बहुत हमें नहीं पता, वो भी जब निकालेंगे तब पता चलेगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो भी लंबाई है तथा वस्तु के लंबाई की, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, यानी जो उसका अनुपात होगा वही हमारा रेखीय आवर्धन हो जाएगा। ठीक है, वही हमारा रेखीय आवर्धन हो जाएगा। इसी है ना, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या है, रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I या ऊंचाई वस्तु की लंबाई O। ठीक, क्या है, रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I या ऊंचाई वस्तु की लंबाई O तथा ऊंचाई। ठीक, इसका देख लेते हैं, उसमें मतलब उसमें इसमें कैसा है। ठीक है, ये देख लेते हैं। रेखीय आवर्धन I बाई 0 इक्वल h डैश बाई h इक्वल v बाई u, क्या, v बाई u। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके आगे के पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं पहले, फिर हम इसका अगला पॉइंट लाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो चलिए इसके आगे का देख लेते हैं हम, इसके आगे का टॉपिक क्या है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, अब अपवर्तनांक, क्या है, अपवर्तनांक, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक में, अब अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो जब प्रकाश का अपवर्तन, क्या इसमें है, नहीं एक मिनट सॉरी, अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक दो होते हैं। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक में हम दो अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, इतना समझ में आया। अब पहले पढ़ते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। ठीक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें है, जब प्रकाश का अपवर्तन, क्या कह रहा है, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात, क्या कहता है, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में, क्या कह रहा है, किसी अन्य माध्यम में होता है, यानी उस माध्यम में नहीं, क्या कहता है, उस माध्यम में नहीं, दूसरे माध्यम में होता है। ठीक है, दूसरे माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, यानी आपतन अपवर्तित किरण में जो आती थी उसमें जो कोण बनता था वो कोण की जा। ठीक है, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तित किरण, यानी अपवर्तन कोण की जा, साइन, क्या कह रहा है, साइन के अनुपात को, क्या कहता है, साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक मिनट एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब प्रकाश का अपवर्तन, क्या कहते हैं ये, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात, वायु अथवा निर्वात, वायु तो आप जानते हैं ना, निर्वात यानी जहाँ कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात। वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में, किसी अन्य माध्यम में, यानी किसी कोई और माध्यम में, ठीक है, किसी अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की जा तथा आपतन कोण की जा तथा
अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ना, आसान है। ठीक है, इसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। n बराबर साइन आई बटे साइन आर। क्या है? n बराबर साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, इसको सब लोग याद कर लीजिए और डिफिनेशन जो भी हो वो याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और अच्छे से ध्यान से देखिए, इस टॉपिक को समझिए। ठीक है, फिर पढ़ते हम सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। क्या पढ़ते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में देख लेते हैं। यदि किरणें वायु ए से कांच जी, क्या कह रहा? कांच जी, कांच को हम जी से दर्शाते हैं। किससे? जी से। ठीक है, कांच जी में प्रवेश करती है तो अपवर्तन को ANG, किससे? ANG से, किससे? ANG से साइन आई बाई साइन आर, मतलब कि एक मिनट, कहाँ थे हम? अपवर्तनांक। क्या कहता है ये? यदि किरणें वायु ए से कांच जी में, किसमें? किरणें वायु से, वायु यानी ए, वायु को हम किससे दर्शाएंगे? ए से दर्शाएंगे। ठीक है, वायु ए से कांच जी में, कांच को हम किससे दर्शाएंगे? जी से दर्शाएंगे। ठीक है, जी में प्रवेश करती है यानी जाती है। किसमें? कांच में क्या करती है? जाती है। ठीक है, तो क्या होता है? अपवर्तनांक को, जो हमारा अपवर्तनांक होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ANG से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ANG से। ठीक, इतना आया ना समझ में आपको? फिर देखते हैं क्या कह रही है। तथा वायु के सापेक्ष, क्या कहता है? तथा वायु के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि किरणें वायु ए से यानी वायु से कांच में, वायु से कांच में प्रवेश करते यानी वायु से कांच में जाती है। किससे? वायु से कांच में जाती हैं तो अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक को वह वायु के सापेक्ष का कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। कब? जब वायु से कांच में जाती हैं किरणें। क्या? वायु से कांच में जाती हैं तब। इतना है, समझ में आया? इसका फार्मूला देख लेते हैं। ANG इक्वल साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध क्या है। क्या हम देखेंगे? अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो क्या है? क्या कहता है ये? एक माध्यम के सापेक्ष, क्या कहता है? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में, क्या? उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। एक बार और देख लेते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष, क्या? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में, क्या? उन माध्यमों में प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका फार्मूला क्या होगा? ANG वायु में प्रकाश की चाल बाई कांच में प्रकाश की चाल। क्या? वायु में प्रकाश की चाल बाई कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, इतना हुआ। अब देख लेते हैं, अर्थात ANG बाई C बाई V। ठीक, इतना समझ में आया सभी को? हाँ, आ रहा है ना सभी को समझ में? अच्छे से आ रहा है। तो इसके बाद क्या है?
इसके बाद है गोली लेंस का अपवर्तन। क्या हम पढ़ेंगे? गोली लेंस में जो अपवर्तन होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोली लेंस में अपवर्तन देख लेते हैं। पहले लेंस देख ले। लेंस सबसे पहले देखते हैं लेंस। लेंस किसे कहते हैं? ठीक है, लेंस किसे कहते हैं ये हम देखते हैं। ठीक, तो किसी भी पारदर्शक, क्या कहता है ये? किसी भी पारदर्शक, पारदर्शक यानी जो आर पार निकल जाए। क्या? जो आर पार निकल जाए। ठीक है, किसी भी पारदर्शक माध्यम का वह भाग, क्या सा? वह भाग जो गोलीय, जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो अथवा एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है। कहने का मतलब सिंपल है। देखिए, किसी भी पारदर्शक माध्यम का वह भाग, यानी कोई भी वह भाग जो गोलीय यानी दो गोले पृष्ठों से, यानी दो गोले पृष्ठों से क्या है? घिरा है, यानी बंद है। ठीक है, घिरा यानी बंद है। तो घिरा हो अथवा एक समतल पृष्ठ तथा एक गोलीय पृष्ठ। एक समतल पृष्ठ यहाँ पे होगा और एक गोलीय पृष्ठ होगा। क्या होगा? एक समतल पृष्ठ और एक गोलीय पृष्ठ। ठीक, से घिरा हो तो लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक, अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो पहला हमारा है उत्तल लेंस और दूसरा हमारा है अवतल लेंस। क्या है? पहला हमारा उत्तल लेंस है और दूसरा हमारा अवतल लेंस है। तो पहले हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम उत्तल लेंस के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस के बीच में मोटा, क्या बीच में क्या होता है? मोटा, बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। क्या होता है? बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है तथा साधारणतया इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता बराबर होती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है ये? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। ठीक है, कैसे? देखिए, मान लो ये हमारा डायग्राम है, ये ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये बीच में क्या है? मोटा है। क्या है? बीच में मोटा है और ये किनारे पर क्या है? किनारे पर बीचों बीच क्या हमारा? मोटा है। ऐसे करेंगे तो ये मोटा आएगा ना, तो ये क्या है? मोटा है। तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। अब बीच में क्या है? बीच में मोटा है, किनारे पर पतला, तो ये हमारा क्या है? उत्तल है। क्या है? उत्तल। अब अवतल देख लेते हैं। ये हमारा जैसे है और ये, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। क्या? अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक, कैसे? ये देखिए, इसका बीच का क्या पार्ट है? बीच में पतला और किनारे पर क्या? मोटा है ना। ये देखिए, किनारे पर क्या है? मोटा है। तो ये हमारा अवतल लेंस है और ये हमारा उत्तल लेंस है। तो हमारा क्या यहीं पे देखिए वैसे ही बोला है, जैसे हमने डायग्राम में आपको बताया वैसे ही ये डिफिनेशन में आपको बताया हुआ। ठीक है, बहुत ही इजी है। उत्तल लेंस के बीच में मोटा, क्या कह रहा है? उत्तल लेंस के बीच में मोटा और किनारे पर पतला हो तो साधारणतया इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो, तो इसे समतल उत्तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल उत्तल। तो इसके स्क्रीनशॉट आपको लेनी हो तो ले लीजिए, फिर इसके आगे का बताएं। ठीक है, तो ले लिए सभी लोग स्क्रीनशॉट।
तो चलिए इसके आगे का टॉपिक देख लेते हैं। अब क्या है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस बीच में क्या होता है, पतला और किनारे पर मोटा होता है। अभी हमने अभी देखा कि उत्तल लेंस क्या होता था, बीच में मोटा होता था और किनारे पर पतला होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अवतल उत्तल में यही जस्ट अपोजिट रहते हैं दोनों, यानी वो बीच में मोटा रहेगा तो वो बीच में पतला रहेगा, ठीक है, ऐसा रहता है। तो अभी हमने देखा कि बीच में मोटा और किनारे पर पतला था, और अब है क्या है, बीच में पतला और किनारे पर क्या है, मोटा है। क्या है, किनारे पर मोटा है, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या कहता है, उत्तल लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है, किनारे पर मोटा होता है तथा साधारणतया इसके दोनों पृष्ठों की, क्या, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, क्या, वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं। यह प्रकाशीय किरण पुंज को, यह प्रकाशीय किरण पुंज को अपसारी करता है। क्या करता है, अपसारी करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है, बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। साधारणतः इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या होती हैं, इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं जो होती हैं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यह प्रकाशीय किरण पुंज को, क्या, प्रकाशीय किरण पुंज को अपसारी कहते हैं, कि इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए हमारा ये क्या है, बीच में मोटा है और किनारे पर पतला है। क्या, बीच में मोटा और किनारे पर पतला है, तो ये क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए, समझा चुके हैं आपको, क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। इसका जो ये पॉइंट बनता है ये हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और ये जो आधा उत्तल आधा समतल होता है, यानी आधा उत्तल आधा समतल होता है, तो इसको क्या कहते हैं, उत्तल समतल उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, समतल उत्तल लेंस। और ये हमारा अवतल लेंस है। ये देखिए ये बीच में पतला है, क्या है, बीच में पतला है, किनारे पर मोटा है, तो यह क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। और ये क्या होता है, बीच में पतला होता है और किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। और ये जो आधा समतल आधा अवतल होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, समतल अवतल लेंस। क्या कहलाएगा, समतल अवतल लेंस। तो आपको समझ में आ गया पूरा। आज हमने सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम आपके लिए लेके आएंगे चैप्टर 2 फिजिक्स का, ठीक है। तो फिजिक्स का चैप्टर 2 किसको किसको चाहिए कमेंट करिए। जिसको जल्द से जल्द चैप्टर 2 फिजिक्स का चैप्टर 2 चाहिए वो कमेंट करिए, ठीक है। तो हम आपके लिए वो भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे भी बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।